नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इम्फेक्ट एजुकेशन हब पे। आज अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में। जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसकी योग्यता क्या है, उसका वेतन क्या है और उसका कार्य क्या है, इनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे कि इसके बारे में अपने को योग्यता क्या चाहिए। रही बात एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो अभी अगर अपन बात करें वर्तमान में जो अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसमें जैसे ही अपन 12th पास करते हैं तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो आती है अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। यानी अगर अपन बात करें इसकी योग्यता की बात करें तो योग्यता है इसकी 12th पास। अब 12th पास किससे, कौन सी सब्जेक्ट से, तो वो हो जाएगा अपने एग्रीकल्चर। यानी जो कृषि संकाय है उससे जो पास विद्यार्थी है वही क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ध्यान रखना है योग्यता क्या हो जाएगी, 12th पास। और ये भी ध्यान रखना है कि 12th पास पे जो वैकेंसी आती है वो कौन सा बोर्ड करवाता है, RSMSSB, यानी अपन जिसको बोलते हैं अधीनस्थ बोर्ड। अधीनस्थ बोर्ड ध्यान रखना है कौन सा बोर्ड है एग्जाम करवाता है, अधीनस्थ बोर्ड। अपने राजस्थान में दो बोर्ड हैं एग्जाम जो करवाते हैं, अपने कंपटीशन जो एग्जाम करवाते हैं वो दो बोर्ड हैं। एक तो अपने अजमेर में है, ठीक, और एक दूसरा कहाँ है, ये अधीनस्थ बोर्ड कहाँ है, जयपुर में। जो अजमेर में है वो कौन सा है, RPSC। ये ध्यान रखना ये कहाँ पे है, अजमेर में। तो जितनी भी जो अपने फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसीज है उनको मुख्यतः कौन करवाता है, RPSC। जबकि जो अपने 12th लेवल तक की जो वैकेंसी है या कोई डिप्लोमा जो वैकेंसी है उनको कौन सा बोर्ड करवाता है, अधीनस्थ बोर्ड। तो ध्यान रखना है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसके लिए योग्यता क्या है, 12th पास, और वो भी कौन सी संकाय से या कौन से सब्जेक्ट से, एग्रीकल्चर से। ठीक, अब अगर अपन बात करें इसी में ही कि एग्रीकल्चर से अगर अपने को सुपरवाइजर की तैयारी करनी है तो उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं अपने पेपर के अंदर। एक तो आता है एग्रीकल्चर, एक आता है GK और एक आती है हिंदी। 3 सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर है, GK है और हिंदी है। अब अगर अपने एग्रीकल्चर में भी बात करें तो एग्रीकल्चर में भी जो मुख्यतया एक तो अपने एग्रोनॉमी, जिससे अपन क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान, एक तो आती है एग्रोनॉमी, एक है हॉर्टिकल्चर और एक है एनिमल हस्बेंड्री, जिसको अपन बोलते हैं LPM भी बोल सकते हैं। ठीक, ये तो हो गई अपने एग्रोनॉमी से संबंधित। अब इनमें से ये ध्यान रखना है कि जो अगर 100 नंबर का जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, उसमें से जो एग्रीकल्चर है इसके कितने क्वेश्चन आते हैं भाई, 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में से आएंगे, एग्रोनॉमी में से, हॉर्टिकल्चर में से और एनिमल हस्बेंड्री में से। वैसे इनका अगर पार्टीशन की बात करें तो जो एग्रोनॉमी है उसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं, हॉर्टिकल्चर उसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं, और जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें से भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 20 ही क्वेश्चन आए, ये किस पे निर्धारित है भाई, अधीनस्थ बोर्ड पे। यानी जो पेपर पैटर्न जो सेट कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है। किसी के 18 भी आ सकते हैं, किसी के 15 भी आ सकते हैं, किसी के 25 भी आ सकते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि 3 सब्जेक्ट तीनों के 20-20 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अगली अपनी सब्जेक्ट है GK। तो GK के अंदर मुख्यतः जो अपने राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो, और जो कल्चर एंड आर्ट है, इसके अलावा अपने हिस्ट्री। तो हिस्ट्री तो क्या है, हिस्ट्री का पोर्शन आता है अपने कम, ज़्यादा पोर्शन किसका आता है GK में, कल्चर और आर्ट का। ये भी ध्यान रखना है। ज्योग्राफी है उसके से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, और जो हिस्ट्री है उसके भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 या 4। बाकी के जो टोटल क्वेश्चन आते हैं 25, उसमें से जो 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन किसके आते हैं, कल्चर और आर्ट के। ठीक है, यानी जो अपने जो मंदिर है, मस्जिद है, जो लोकगीत है, उनके क्वेश्चन कितने आते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर अपन तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तो GK में अपना जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, कल्चर एंड आर्ट। ठीक है, ज्योग्राफी है उसके 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उन 4 या 5 क्वेश्चन में से 2 या क्वेश्चन तो आपको इजी वे 1 लाइनर में कहीं से भी अगर आप तैयारी करते हैं तो वहाँ से आपको मिल जाते हैं। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, या ये नदी कौन सी नदी से मिल रही है, उसकी सहायक नदी क्या है, ऊपर की जानकारी पूछता है। वहीं अगर अपन बात करें उसके इतिहास की यानी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में से अपने मुख्यतः जो 5 या 7 जो राजा महाराजा है उनके बारे में ज़्यादा पूछता है। लेकिन ध्यान रखना कल्चर एवं आर्ट में उनके जो राजाओं की छत्रियाँ हैं, महल कहाँ हैं, ठीक है, जो अपना महिला का श्रृंगार है या पुरुष का श्रृंगार है,
ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा डीप से क्वेश्चन पूछता है। तो जब भी अगर आप सुपरवाइजर की तैयारी करते हो या सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा जो अपने को जीके में ध्यान रखना है वो कौन सी सब्जेक्ट में रखना है भाई, आर्ट एंड कल्चर का। अगला है हिंदी, अगली सब्जेक्ट कौन सी अपनी, हिंदी। और ध्यान रखना हिंदी के क्वेश्चन कितने आते हैं, टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। अब 15 क्वेश्चन में से भी ध्यान रखना है मुख्यतया 4 या जो 5 टॉपिक अपने, जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है और विलोम शब्द है, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना संधि और समास में से आपको हर पेपर के अंदर दोनों का अगर मिला के बात करें 6 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं। यानी अगर अपन संधि की बात करें तो संधि के 3 से 4 क्वेश्चन और 3 से 4 क्वेश्चन किसके मिलते हैं, अपने को समास के मिलते हैं। तो 6 से 7 क्वेश्चन, यानी अपने ये बोल दें कि 50% जो पोर्शन आता है हिंदी का वो केवल 2 टॉपिक से आता है। कौन से टॉपिक से, संधि और समास से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है जब भी आप तैयारी करो तो अपने जो हिंदी का पोर्शन है उसमें से संधि और जो समास है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जीके में अपने को क्या स्ट्रॉन्ग रखना है भाई, कल्चर और आर्ट। रही बात एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में जो तीनों सब्जेक्ट है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इनमें ऐसा कोई डिसाइड पॉइंट नहीं है कि जहाँ से अपने क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन सॉइल से भी आ जाता है, क्वेश्चन क्रॉप से भी आता है। तो वो एक थोड़ी सी डिटेलिंग है जिसका अपन नेक्स्ट कभी एक चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन समझा देंगे कि एग्रोनॉमी में से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं, या हॉर्टिकल्चर में से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं, या एनिमल हस्बेंड्री में से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं। तो ध्यान रखना है योग्यता की अपन बात कर रहे थे, तो योग्यता क्या हो जाएगी भाई, 12th पास एग्रीकल्चर। अगली बात करते हैं, अगला अपना टॉपिक है कि वेतन। सबसे जो तैयारी करने वाला बंदा है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि आज के अगर टाइम की बात करें पर तो इस समय में सबसे ज़्यादा जो पूछी जाने वाली बात है वो क्या है, सैलरी क्या है, आपका वेतन क्या है। तो ये ध्यान रखना है। अगर अपना बात करें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है वो कौन सी ग्रेड पे का है, 2400 ग्रेड पे का, यानी अपनी ये बोल दें 4th ग्रेड। ग्रेड तो कौन सी हो जाएगी, 4th ग्रेड। और पे स्केल क्या हो जाएगा इसका, 2400। अब ध्यान रखना है राजस्थान स्टेट के अंदर अपन अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब भी अपना सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन होने के बाद में 2 साल के लिए, जिसको अपन बोलते हैं परिवीक्षिक काल, परिवीक्षिक काल या प्रोविजन टाइम। तो ये ध्यान रखना है जो परिवीक्षिक काल है इसका मतलब है कि आपको ट्रेनिंग टाइम, एक तरीके से अपने क्या बोल सकते हैं इसको, अपना ट्रेनिंग पीरियड या ट्रेनिंग टाइम। इस ट्रेनिंग टाइम, इसकी जो ड्यूरेशन होती है, जो अवधि होती है वो कितनी है भाई, 2 वर्ष। अवधि कितनी होती है, 2 वर्ष। यानी इन 2 वर्ष में आप सरकार के लिए अगर कोई भी कार्य करिए, देखो कार्य इन 2 वर्ष में ऐसा नहीं कि आपसे कम करवाया जाएगा या ज़्यादा करवाया जाएगा, कार्य वही करवाया जाएगा जो आप रिटायरमेंट होगे तब तक वही कार्य करते हैं। लेकिन इन 2 साल के अंदर सरकार ये मानती है कि अपन क्या दे रहे हैं, इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ट्रेनिंग के इसमें अपने को एक तो वेतन कम मिलता है, पहली बात तो। लेकिन वेतन कम मिलने के साथ साथ में जितनी भी जो अपने अन्य जो सरकार की जो एक कर्मचारी के लिए जो योजनाएं होती है या कर्मचारी को जो लाभ दिया जाता है वो लाभ भी इनको नहीं मिलता, ये भी ध्यान रखना है। अगर अपना बात करें परिवीक्षिक काल के अंदर या प्रोबेशन टाइम के अंदर, प्रोबेशन टाइम के अंदर सुपरवाइजर की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है भाई, 14,600। ध्यान रखना है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये बेसिक सैलरी की। जो बेसिक सैलरी होती है वो कितनी होती है, 14,600। इसमें से कटौती हो आकर के लगभग अपने अकाउंट में 13,500 के अप्रोक्स आते हैं। ध्यान रखना है 14,600 अपना बेसिक पे होता है, उसमें से अपने कट के अकाउंट में कितने आते हैं, 13,500। अब किसी ने LIC करवा रखी है, किसी ने और कोई कहीं पे इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है तो उसकी ज़्यादा कटेगा। लेकिन अमूमन कर्मचारी की कितना आता है, 13,500। तो ये बात किसकी हो गई, वेतन की। कहाँ तक, परिवीक्षिक काल तक। जैसे ही अपने 2 वर्ष पूरे होते हैं, 2 वर्ष पूरे होने के बाद में एक फिक्सेशन लेटर आता है। फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि जो सरकार है वो आपको एक जो विभाग है उसको आदेश देती है कि उक्त कर्मचारी का जो 2 वर्ष का जो प्रोबेशन पीरियड है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी अब इसके कंप्लीट होने के बाद में अपने को एक तो क्या मिलेगी, फुल सैलरी मिलेगी।
अपने को टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, आचार्य मिलेगा। अब ये टीए, डीए और आचार्य क्या है, यानी अपने को यात्रा भत्ता भी मिलेगा, अपने को रहने के लिए जो रूम का किराया होता है या जो मकान का जो खर्चा होता है वो भी कौन देती है, सरकार देती है। वो कब देगी, 2 वर्ष बाद में। 2 वर्ष तक आपको इनमें से कुछ ही नहीं दिया जाता, ठीक है। 2 वर्ष बाद में से जैसे ही अपना परिवीक्ष काल होता है उसके बाद में टीए भी मिलता है, डीए भी मिलता है और आचार्य भी मिलता है। उसके बाद में कितनी सैलरी हो जाती है, तो ध्यान रखना है 2 वर्ष बाद में अप्रोक्स अपनी जो सैलरी है वो कितनी हो जाती है, 29,600 रुपये। 29,600 रुपये। ध्यान रखना है जो 29,600 रुपये है ये बेसिक नहीं है, ये किस में आते हैं, अपने अकाउंट में आते हैं। अब बेसिक कितनी है, बेसिक इसकी है अपने 30,900। बेसिक कितनी हो जाती है, लगभग 30,900 रुपये का बेसिक बनता है। उसमें से अपने कटपिट के कितने आते हैं, 29,600। अब ये जो बाकी के जो 1300-1400 रुपये कट रहे हैं अपने, ये 1300-1400 रुपये का वेरिएशन कैसे आता है, जैसे अपने अभी अपन ने कांग्रेस के टाइम पे सरकार ने RGHS योजना चलाई थी, तो उस RGHS योजना का 450 रुपये कटता है। उसके अलावा अपने SIP वगैरह वो कटती रहती है, ठीक है, GPF कटता रहता है। तो उससे कटवा करके लगभग कितना अकाउंट में अपने डिपॉजिट होता है अमाउंट, 29,600 रुपये। जैसे ही आपका 3 साल हो जाएंगे, यानी 2 साल तो आपने यहाँ पूरे कर लिए, प्रोबेशन के बाद में जैसे ही 1 वर्ष कंप्लीट होता है, 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में प्रत्येक वर्ष की, ध्यान रखना है, जुलाई मंथ को, जो जुलाई माह है इसमें इंक्रीमेंट लगता है। अब इंक्रीमेंट कितना लगता है, तो ये ध्यान रखना, अगर अपन सुपरवाइजर की बात करें तो 700 से 900 रुपये के बीच में, मतलब हर साल अपनी जो सैलरी है वो कितनी बढ़ती है, 700 से 900 रुपये। ये नेट सैलरी की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं बेसिक की। बेसिक बढ़ जाता है, कितना अपने को HRA मिल रहा है और कितना अपने को TADA मिल रहा है, क्योंकि जो TADA और जो HRA वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट 50% देती है बेसिक पे का, ठीक वैसे ही अपने जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो वर्तमान में 46% दे रही है। तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन निकाली जाती है। लेकिन आपको मोटा मोटा याद ये रखना है या ध्यान ये रखना है कि जैसे ही अपना 1 साल कंप्लीट होता है, अपनी जो नेट सैलरी है उस नेट सैलरी में 1,000 रुपये मान लो आप, तो कि 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट लग जाता है। ये इंक्रीमेंट कब लगता है, कौन से महीने में मिलता है, जुलाई महीने में। यानी जो अपने को 1 अगस्त को जो सैलरी आती है अपने, उस 1 अगस्त की सैलरी में इंक्रीमेंट लग के आता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये तो बात किसकी हो गई, अपने वेतन की हो गई, ठीक। आगे बात करते हैं अपन, अगला है कार्य, इसका भी ध्यान रखना आप। सबसे जैसे ही अपन जॉब लगते हैं सबके माइंड में क्वेश्चन मार्क ये आता है कार्य। देखो अगर अपन बात करें 2015 से पहले, 2015 से पहले जो सुपरवाइजर था उसका कार्य, या मुख्यतः अपन माने कि सरकारी जो 4th ग्रेड वाले जो कर्मचारी थे उनका सभी का कार्य क्या था, ऑफलाइन था। लेकिन अब ध्यान रखना सारा कार्य क्या होता है भाई, ऑनलाइन होता है। सारा कार्य क्या होता है, ऑनलाइन होता है। तो ये ध्यान रखना है। अब जितनी भी जो योजनाएं हैं, जैसे अपन योजनाओं की भी बात करेंगे, जैसे सबसे मुख्य कार्य जो होता है, जैसे ही बुआई का सीजन आता है तो सबसे पहला कार्य है बीज वितरण। सबसे पहला कार्य क्या होता है, बीज वितरण। अब बीज वितरण में एरिया के हिसाब से सरकार, जैसे पश्चिमी राजस्थान में कौन सा बीज सबसे ज़्यादा काम में लिया जा रहा है, किस फसल की सबसे ज़्यादा बुआई की जा रही है, उसके हिसाब से बीज आवंटित करती है। ये बीज अपने को मिलता है राजस्थान सीड कॉरपोरेशन से, RSSC से, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन से। ये किसके पास आएगा, ये अपने आएगा जो जिला मुख्यालय है, जिसको अपन बोलते हैं उपनिदेशक कृषि विस्तार, या जिसको अभी अपन बोल रहे हैं, पहले जिसको डिप्टी ऑफिस बोलते थे, अभी उसको बोल रहे हैं ज्वाइंट ऑफिस, यानी संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार के पास आता है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार किसको लोड करता है, वो करता है AD को, जिसको अपन बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर यानी उपनिदेशक। किसको, उसको क्या बोलते हैं भाई, उपनिदेशक। उपनिदेशक किसको लोड करेगा, AO को, और AO किसको लोड करेगा, AO को। लेकिन ये जो बीज वितरण है, यानी कौन सा बीज मिलेगा, कौन सी किस्म मिलेगी, ये किस पे निर्धारित होता है भाई, क्षेत्र के हिसाब से। यानी पश्चिमी राजस्थान में कौन सा है, या पूर्वी राजस्थान में कौन सा है, या उत्तरी राजस्थान में कौन सा है। तो ऐसा नहीं है। और ये भी ध्यान रखना है, जब अपने को बीज आवंटित होता है तो एरिया के हिसाब से वैरायटी आती है, यानी जो किस्म का जो चयन होता है वो भी किसके हिसाब से करते हैं, अपने क्षेत्र के हिसाब से करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे राजस्थान में एक ही किस्म का चयन हो रहा है, क्योंकि एरिया, अपन जब एग्रीकल्चर पढ़ते हैं
तो एग्रीकल्चर में अपन जब भी किस्म के बारे में या जब भी वैरायटी पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि उस एरिया के लिए, उस क्षेत्र के लिए। अब ये डिसाइड किससे होता है? डिसाइड अपने जो मृदा है उसकी स्थिति क्या है, उसकी जलवायु क्या है, वहाँ की उस क्षेत्र की जलवायु क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है, जो मुख्य है, वो कौन सा है भाई? बीज वितरण। ये ध्यान रखना, बीज वितरण बिल्कुल सरकार के द्वारा निःशुल्क किया जाता है। दूसरा अगर कार्य की बात करें तो सरकारी योजना। अब सरकारी योजना कौन से विभाग से संबंधित? कृषि विभाग से संबंधित। जितनी भी जो कृषि विभाग से संबंधित जो सरकारी योजनाएं हैं, उन सरकारी योजनाओं को ग्राउंड लेवल पे, यानी आपके जो अधीनस्थ जो ग्राम पंचायत है, आपके अधीनस्थ जो मुख्यालय है, वहाँ पे उन योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना। जैसे अपना बात करें, मुख्य एक योजना अभी चल रही है तारबंदी। तारबंदी योजना। इस तारबंदी योजना में अपने को क्या करना होता है? अगर इसकी बात करें अपन तारबंदी की, फेंसिंग, तारबंदी योजना की बात करें तो तारबंदी योजना के लिए सबसे पहले बात करें अपन इसका आवेदन। आवेदन कौन करेगा? किसान करेगा। क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि जो सारी जो प्रोसेस है वो क्या हो गई है? ऑनलाइन। तो किसान ऑनलाइन कहाँ से करवा सकता है? ई मित्र के माध्यम से, या राज किसान साथी जो पोर्टल है वहाँ से भी वो खुद ऑनलाइन कर सकता है। ठीक है। इसके लिए आवेदन, उसके लिए योग्यता क्या चाहिए? योग्यता का मतलब जो किसान है, जो वो फॉर्म भरेगा वो कैसे भरेगा, तो उसके लिए उसकी जो जमाबंदी है, उसके कितने बीघा जमीन, नाम हो रखी, वो भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि किसी किसान के पास 50 बीघा है, 50 बीघा है, लेकिन कसरा, उस कसरा का चयन होता है, उस कसरा में कितनी है। तो कसरा में मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है तारबंदी योजना के लिए वो कितनी होती है भाई? 1.5 हेक्टेयर। अभी एरिया के हिसाब से 1.5 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वो, जैसे अपना पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहाँ 9 बीघा को माना जाता है। इधर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे 6 बीघा को माना जाता है। तो ये अलग अलग पैरामीटर है, लेकिन ध्यान रखना अपन हेक्टेयर में अगर यूनिट की बात करें तो 1.5 हेक्टेयर यूनिट। ठीक है। तो इस प्रकार से जो तारबंदी योजना है इसका अपने को कार्य करना पड़ता है। इसके अलावा और दूसरी योजना की बात करें अपन, एक दूसरी मुख्य जो योजना है सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वो है खेत तलाई, जिसको अपन बोलते हैं फार्म पॉन्ड। ठीक है। ये भी ध्यान रखना, फार्म पॉन्ड जो योजना है इसमें अपने को पानी का जो वर्षा का जल संग्रहण करने के लिए सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। और इसका मुख्यतः जो सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलता है वो मिलता है पश्चिमी राजस्थान को। इसके अलावा तीसरी अगर योजना की बात करें तो वो है कृषि यंत्र। तीसरी योजना क्या है भाई? कृषि यंत्र। कृषि यंत्र में जैसे थ्रेसर है, कल्टीवेटर है, रोटोवेटर है। ठीक है। तो उनमें जितने भी जो अपने कृषि यंत्र है उनके ऊपर भी सरकार सब्सिडी देती है। तो ये जो मुख्य जो ये योजना है, तारबंदी है, खेत लाई है, कृषि यंत्र है। ठीक है। बीज वितरण कोई योजना नहीं, एक तरीके से बीज वितरण अपना कार्य होता है, लेकिन इसमें ये जो सारी जिम्मेदारी वो किसकी होती है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। और साथ में कौन जाता है? WO। तो इनका अपने को, जैसे आपको अगर ज्वाइनिंग मिलती है, आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनती हो, तो इन योजनाओं का थोड़ा सा ध्यान रखना। इनका जो वेरिफिकेशन करो, प्री वेरिफिकेशन, पोस्ट वेरिफिकेशन, तो उनमें थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा भी अन्य कोई भी सरकारी जो योजनाएं होती है, विभाग की हो या अन्य विभाग की हो, तो उसमें सरकार अपनी ड्यूटी लगा सकती है, या उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अपना ड्यूटी लगा सकती है, कैंप लगा सकती है। इसके अलावा भी अगर अपन बात करें सरकारी योजनाओं के अलावा भी एक होती है, सरकार है वो किसानों में जागृति लाने के लिए एक महिला गोष्ठी करवाती है। ठीक है। महिला कृषक गोष्ठी। अब इसका थोड़ा सा सरकार की इस योजना पे ज़्यादा फोकस करती है। फोकस करने का रीज़न क्या है? क्योंकि सरकार ये चाह रही है कि पुरुषों से ज़्यादा जो कृषक वर्ग है, कृषक वर्ग में महिला और जो पुरुष है, उनमें सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी होनी चाहिए? महिलाओं की होनी चाहिए। तो इसके बारे में जो अपन, अगर आपने कभी सुना होगा किसी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से, तो ये बोलते हैं कि हम महिलाओं की ट्रेनिंग करवाने गए, तो ट्रेनिंग का उसको ये बोलते हैं महिला कृषक गोष्ठी। यानी इसके बारे में जिस भी सीजन में, जैसे खरीफ के सीजन में आ रही तो उस फसल के बारे में जानकारी, या संबंधित जो फसल है उनमें कीड़े कौन से लगते हैं उस फसल के बारे में जानकारी देनी होती है। या जो भी अपने सरकारी जैसे योजनाएं है, जैसे तारबंदी है, खेतलाई चल रही है, या कृषि यंत्र है, तो उसके बारे में किसानों को अवगत करवाया जाता है। यानी अपनी ये कह सकते हैं कि जो एक कृषक गोष्ठी होती है, इसमें सरकार का जो उद्देश्य होता है वो किसानों को जागरूक करने का, और वो जागरूक कौन करता है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। तो मुख्य जो अपने जो कार्य थे
ये है इसके तारबंदी है, खेत तलाई है और कृषि यंत्र है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए आप इम्पैक्ट एजुकेशन हब के साथ। थैंक यू।